Hello everyone, good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 18, pollution of air and water. In today's class, we discuss all the question answer of chapter number 18. Let's start question number 1. What are the different ways in which water gets contaminated? कौन कौन से डिफरेंट वे हैं जिससे वाटर क्या हो जाता है कंटेमिनेटेड हो जाता है आंसर द फॉलोइंग आर द वे बाय विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड पीपल डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन द वाटर पीपल क्या करते हैं गार्बेज को डिस्पोज कर देते हैं वाटर में सेकेंड रीजन इज मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल डायरेक्टली इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम्स काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो भी उनसे रिलीज होता है हार्मफुल केमिकल डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं किसमें इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स Third, chemical fertilizer, pesticides and weedicides used in agriculture pesticides get dissolved in water and are washed away into water bodies from the field. अब जितने भी chemical fertilizers हैं, pesticides हैं, weedicides हैं, ये सब हम agriculture में use करते हैं. Fertilizer nutritions देने के लिए, pesticides pest को dead करने के लिए, weedicides जो extra unwanted plants जो grow हो जाते हैं ना agriculture के अंदर उनको weed बोलते हैं. और उनको हटाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं दिस इज अ वेडिसाइड्स ठीक है तो ये सब चीजें केमिकल्स ही हैं और वो सब हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो वो रेन वाटर के साथ में या वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाता है एंड आर वॉश्ड अवे इनटू वाटर बॉडीज और वो डिजोल्व होकर वाटर में कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है वहाँ की जो वाटर बॉडीज है उसमें ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द फील्ड से अनट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर फ्रॉम हाउसहोल्ड एक्टिविटी देखिए अनट्रीटेड सीवेज कभी भी डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए किसके अंदर वाटर के अंदर इसीलिए कई बार कुछ जगहों पर जो सीवेज है जितना भी हमारा हाउस होल्ड गार्बेज होता है उसको हम सीवेज बोलते हैं ठीक है ना तो अनट्रीटेड उसको बिना ट्रीट किए बिना उसमें को बैक्टीरिया रिमूव किए डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है किसके अंदर वाटर के अंदर तब भी हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है कंटेमिनेटेड हो जाता है तो ये 4 मेथड है हमारे वाटर कंटेमिनेट के क्वेश्चन नंबर 2 एट एन इंडिविजुअल लेवल आई हाउ कैन हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें कि एयर पॉल्यूशन क्या हो रिड्यूस हो जाए आई कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मैं क्या क्या कर सकता हूँ पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ पॉइंट नंबर 1 आई विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो ना कि सेपरेटली अपनी कार के अंदर या अपनी गाड़ी के अंदर मूव करो जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है हम उसको यूज करें आई विल जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस जो भी एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग है वो पीपल्स में अवेयर करें उनको बताएं आई विल प्लांट मोर एंड ट्री हम क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ट्री हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कराएंगे तो क्या करेगा एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा आई विल नॉट यूज व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस हमें छोटे डिस्टेंस में जहाँ पर हम वॉक करके जा सकते हैं या साइकिल पे जा सकते हैं उसके लिए हमें किसी व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पर हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट तो क्या साफ दिखने वाला जो पानी होता है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है यानी पोर्टेबल वाटर होता है जो वाटर हमारे लिए फिट होता है किसके लिए ड्रिंक करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं पोर्टेबल वाटर ना तो जो साफ दिख रहा है पानी क्या वो पोर्टेबल वाटर है तो हम देखते हैं द आंसर इज नो दिस इज नॉट अ ट्रू दैट क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम साफ सुथरा जो पानी होता है एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर जो होता है वो हमेशा पोर्टेबल वाटर हो यानी कि फिट फॉर ड्रिंकिंग हो क्यों क्योंकि बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट दे मे कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है कि उस साफ पानी के अंदर कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो दस इट इज गुड फॉर प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इसीलिए जरूरी है कि हम वाटर को ड्रिंक करने से पहले प्योरीफाई कर लें प्योरीफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड अगर पूछा जाता है तो आंसर इज बॉइलिंग सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वाटर को प्योरीफाई करने का आंसर इज बॉइलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 you are a member of municipal bodies of your town. Make a list measure that would help your town ensure the supply of clean water to all resident. मान लीजिए आप एक
टाउन के म्यूनिसिपल हेड हैं या मेंबर हैं, आपको लिस्ट बनानी है कि कैसे आप वाटर को क्लीन करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो दीज आर द मेजर दैट वुड हेल्प अवर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई टू क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट। फर्स्ट वन इज क्लोरीन टैबलेट शुड बी मेड अवेलेबल। क्लोरीन टैबलेट्स वहां पर अवेलेबल हो। क्लोरीन टैबलेट से क्या होगा, क्लोरीन टैबलेट से वाटर जो है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्प्योरिटी होती है वो क्लीन हो जाती है। लेकिन हमने क्वेश्चन में भी रीड किया था ज्यादा क्लोरीन टैबलेट भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो वाटर टैंक्स होते हैं, जिन पानी की टंकियों से हमारे घरों तक पानी आता है, उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, द वाटर सप्लाई पाइप शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सीवेज पाइप। जो वाटर सप्लाई पानी का जो घर तक आ रहा है हमारा, वो कभी भी सीवेज पाइप के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जिससे हमें जो टाउन है उसमें क्लीन वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर। प्योर एयर और पॉल्यूटेड एयर के अंदर क्या डिफरेंस है। प्योर एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस लाइक ऑर्गन, मीथेन, नियोन, वाटर वेपर एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी। ये सब गैसेस जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट होती है। व्हेन दिस एयर इज कंटेमिनेटेड, जब ये एयर जो होती है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है बाय अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंसेस से विच आर हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और उनका क्या होगा, इम्प्योर होते ही, पॉल्यूटेड एयर होते ही उनका जो ये रेशियो है नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेशियो भी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी एयर को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड एयर। तो विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैसेज जो है एनवायरमेंट में गैसेज के साथ में मिल जाती हैं, तब हम उसको कहते हैं इट्स सेड बी पॉल्यूटेड एयर। ऐसी ऐसी गैस को हम बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर, जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन। ऐसे कौन सी सिचुएशंस बनती हैं जब एसिड रेन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं या होना स्टार्ट हो जाता है। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट है, और ये जो एसिड रेन है हमें कैसे अफेक्ट करती है। आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर द पॉल्यूटेंट विच रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो नाइट्रोजन, अभी हमने कहा ना एयर पॉल्यूट होगी तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, ये मेन पॉल्यूटेंट है। जब बारिश होती है तो ये क्या करेंगे, ये एयर में ही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करके या वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। दीज एसिड कम डाउन विद द रेन, और ये जो एसिड जो एनवायरमेंट में बनता है वो नीचे की तरफ आता है, किसके थ्रू, रेन के साथ में, मेकिंग द रेन एसिडिक। तो इसकी वजह से जो हमारी रेन है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। दो टर्म याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर देगा, sulfuric acid and nitric acid, clear। following are the effect of acid rain। acid rain के ये जो इफेक्ट है वो क्या होगा, क्या क्या इफेक्ट होता है। इट इंक्रीज कोरोजन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स वैसी बारिश गिरती है तो उसमें कोरोजन आना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इट डैमेजेस बिल्डिंग एंड स्कल्पचर मटेरियल्स। वो धीरे धीरे क्या होगा, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, उन मटेरियल्स को डैमेज करने लग जाएंगे। इट रिमूव द बेसिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल। ये जो रिमूव करने लग जाता है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट जो कैल्शियम है सॉइल के अंदर, उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। इट कॉजेज डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट एंड क्रॉप, और ये डायरेक्ट डैमेज भी करता है किसको, प्लांट को और क्रॉप्स को। इट कॉज स्किन इरप्शन इन ह्यूमन बींग, ये स्किन इरप्शंस जो है ह्यूमन बींग के अंदर वो भी कॉज करता है, इसके कारण कुछ डिजीज भी, स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड मीथेन एंड फोर्थ नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस नहीं होगी ग्रीन हाउस गैस में, आंसर वन इज नाइट्रोजन। हमारा आंसर क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है नॉर्मली एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आप अपने शब्दों में बताएं कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेसिकली द ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स वार्मिंग ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट व्हेन द सन रे फॉल ऑन द अर्थ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका मेन जो रीजन है या उसका मेन क्या हो गया कि अर्थ में वार्मिंग बढ़ रही है, यानी अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है, अर्थ का एनवायरमेंट क्या हो रहा है, वार्म होता जा रहा है।
When the sun ray fall on earth, जब ये sun rays जो हैं अर्थ पर आती हैं, a part of the radiation that fall on the earth is absorbed by it. एक हिस्सा जो इसके रेडिएशन जो अर्थ पे आई है उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बेटर, और काफी सारा हिस्सा वापस नॉर्मली बात है कि भाई जितने भी आती हैं रेडिएशन कुछ पार्ट तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी मोस्टली पार्ट वापस रिफ्लेक्ट कर देती है कहाँ पर, इनटू स्पेस में। बट ग्रीन हाउस गैसेज जब एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं तो ट्रैप कर लेती हैं इन रेडिएशंस को एंड डू नॉट अलाउ हीट टू लीव, और उस हीट को लीव नहीं करने देते, जिसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट वार्म हो जाता है। दिस हेल्प इन कीपिंग अवर प्लेनेट वार्म एंड दस हेल्प इन सर्वाइवल CO2, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो गैसेज हैं जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मेन इसमें जो गैस पूछते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट उसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम तीनों पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। सिंपल इफेक्ट है कि सन से जितनी भी रेज आई, हीट रेज आई या सन रेज जो भी आई अर्थ पे आती हैं, नॉर्मल में क्या होता है कि अर्थ कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब एनवायरनमेंट में इन ग्रीन हाउस गैसेज की परसेंटेज ज्यादा होती है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस पूरी हीट को अब्जॉर्ब कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव डिलीवर इन स्पीच इन योर क्लास। ये जो आंसर है ये आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पीच है ग्लोबल वार्मिंग पे। फिर भी इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो इस आंसर को। एज वी ऑल नो द कंटिन्यूस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि कंटिन्यूस जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अर्थ पे। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग बोला है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एयर, एक्सेसिव हीट विच इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। नॉर्मली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज्ड होता है किसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन ऑफ एयर के कारण, या एक्सेसिव हीट जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इसको ट्रैप कर रही है, जिससे हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेट टू लाइफ एज इट कॉज टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज हो रही हैं। वी मे हैव टू फेस डायरेक्ट consequence ड्यू टू अ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसको डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, जो भी इसके रीजंस हैं, जो भी ये हमें अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अटेंशन एंड हैव अ गुड डे। आप इसमें अपनी लैंग्वेज करके ग्लोबल वार्मिंग को और एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द थ्रेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। हमें ताजमहल की ब्यूटी पे क्या थ्रेट है? Answer: the Taj Mahal has become a matter to concern due to a pollutant in air that are discoloring its white marble. जो ताजमहल है हमें पता है कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन कुछ एयर पॉल्यूशन के कारण या वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण एसिड रेन भी हो रही है, जिस वजह से जो मार्बल का व्हाइट कलर है डे बाय डे डिस्कलरिंग हो रहा है, यानी कि उसका कलर जो है खराब होता जा रहा है। एसिड रेन ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, जो एसिड रेन है उसके वो हो रही है किस वजह से हो रही है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है इस वजह से। हैज स्टार्टेड कॉरोडिंग द मार्बल, एसिड रेन क्या करती है, एयर पॉल्यूशन के कारण कॉज होती है, और इसकी वजह से जो ताजमहल का जो मार्बल है वो कॉरोड हो रहा है, यानी धीरे धीरे खराब हो रहा है। सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर सच एज द सूट पार्टिकल एमिटेड बाय मचुरा ऑयल रिफाइनरी, कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ऑयल रिफाइनरी से सिक्रीट होते हैं, हैज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द येलोइंग ऑफ द मार्बल। इसकी वजह से इस ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री की वजह से मार्बल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, येलो भी होता जा रहा है, दस मेकिंग ताजमहल लूजिंग इट्स ब्यूटी। इसी वजह से जो ताजमहल है वो अपनी ब्यूटी को धीरे धीरे खो रहा है। Why does the increased level of nutrient in the water affect the survival of aquatic organism? धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट लेवल वाटर बढ़ रहा है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर अफेक्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच दीज एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी। अब जो पेस्टिसाइड्स आ रहे थे है ना, वो जो चीजें हैं उसके कारण वाटर में न्यूट्रिएंट लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से वहां पर एल्गी जो है बहुत अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और एल्गी जो वाटर की ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे फिर यही एल्गी डाई होती
होती है, दे सर्व एज अ फूड फॉर डिकम्पोजर। अब ये जो डेड एल्गी है वो डिकम्पोज उसके लिए फूड होती है, और इनको एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को एक ह्यूज अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये जो ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया कहाँ से इनटेक करते हैं, वाटर बॉडी से इनटेक करते हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप, दिस रिजल्ट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। इस सब रीजंस के कारण जो वहाँ वो जो वाटर बॉडी है वहां पर वाटर लेवल क्या हो जाता है, वो उस वाटर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वहाँ उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सब धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। Okay class, I think you all are understood each and every question. Okay.